बिहार की राजनीति में बड़ा भूचाल। बिहार में क्यों टिकी है ईबीसी पर सभी की निगाहें। बिहार की सियासत में इस वक्त भूचाल देखने को मिल रहा है क्योंकि हर एक पार्टी एक ऐसे समुदाय पर टिकी है जो राजनेताओं को उनकी सत्ता की गद्दी पर बिठाती है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे ये समुदाय कौन सा है और किसी भी पार्टी के राजनेता इस समुदाय के बिना चुनाव क्यों नहीं जीत सकता। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। भारत में इस वक्त विभिन्न राजनीतिक दलों की नजर बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव पर टिकी है। बता दें कि इस साल के आखिर में ही बिहार में विधानसभा चुनाव का आयोजन किया जाएगा। इस चुनाव को लेकर बीजेपी, जदयू, लोजपा, रामविलास, राजद, कांग्रेस समेत कई दल तैयारी में लग चुके हैं। बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव में सभी दलों की नजर ईबीसी यानी अति पिछड़ा कैटेगरी के वोटर्स पर है। लेकिन बिहार की राजनीति में ईबीसी वर्ग का क्या महत्व है, इनकी आबादी कितनी है और इस कैटेगरी में कितनी जातियां शामिल है, इसे सबसे पहले आपको बताते हैं। कब शुरू हुई थी अति पिछड़ों की बात? रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में अति पिछड़ी जातियां काफी समय से एक अहम राजनीतिक वोट बैंक रही हैं। माना जाता है कि लालू प्रसाद यादव ने सबसे पहले अति पिछड़ी जातियों की चुनावी अहमियत को समझा, लेकिन नीतीश कुमार ने अति पिछड़ी जातियों को एक मजबूत वोट बैंक के रूप में विकसित किया। हालांकि ईबीसी की बात सबसे पहले करीब 50 साल पहले कर्पूरी ठाकुर से शुरू हुई। वह अति पिछड़े समुदाय से आने वाले बिहार के पहले सीएम थे। कर्पूरी ठाकुर ने साल 1971 में पिछड़ी जातियों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, व्यावसायिक और सरकारी क्षेत्र में भागीदारी का पता लगाने के लिए मुंगेरी लाल आयोग का गठन किया था। इस आयोग ने फरवरी 1976 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। हालांकि इस वक्त तक कांग्रेस के जगन्नाथ मिश्रा सीएम बन चुके थे, तब इस रिपोर्ट पर ज्यादा बात नहीं की गई। रिपोर्ट में 128 जातियों को दो भाग में बांटा गया। मुंगेरी लाल आयोग की रिपोर्ट में बिहार में 128 जातियों को आर्थिक, सामाजिक, व्यावसायिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा माना गया था। फिर इन 128 जातियों को दो भाग में बांटा गया। इसमें से 34 जातियों को पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में रखा गया और 94 जातियों को अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी की कैटेगरी में रखा गया था। जब 1977 में कर्पूरी ठाकुर दोबारा मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए 8% आरक्षण, अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए 12% आरक्षण, सभी वर्ग की महिलाओं को 3% आरक्षण और आर्थिक आधार पर पिछड़ी जातियों के लिए 3% आरक्षण को लागू किया। हालांकि तब आर्थिक आधार पर आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था। बिहार में ईबीसी की कितनी आबादी? बिहार सरकार ने साल 2023 के अक्टूबर महीने में जाति आधारित सर्वेक्षण जारी किया था। इस सर्वे में सामने आया था कि बिहार की कुल आबादी की 36% जनसंख्या ईबीसी यानी अति पिछड़ी कैटेगरी में आती है। राज्य में कुल 112 जातियों को अति पिछड़ा कैटेगरी में रखा गया। इसमें से 100 जातियां ऐसी हैं जिनकी आबादी राज्य में 1% से कम है। ये सभी आर्थिक और सामाजिक रूप से बेहद पिछड़े माने जाते हैं। सीएम नीतीश के साथ कैसे आए अति पिछड़े वोटर्स? अति पिछड़े समुदाय के वोटर्स को नीतीश कुमार का बड़ा समर्थक माना जाता है। सीएम नीतीश ने अपने कार्यकाल में ईबीसी वर्ग का ध्यान अपनी ओर करने के लिए शिक्षा, आरक्षण और कल्याणकारी योजनाओं का सहारा लिया। सीएम नीतीश ने अति पिछड़ी जातियों के लिए छात्रवृत्ति, छात्रावास, कौशल विकास, सिविल सेवा प्रोत्साहन, लोन जैसी कई योजनाओं की शुरुआत की, जिससे अति पिछड़ा वर्ग उनका एक मजबूत वोट बैंक बन गया। नीतीश कुमार 2005 से बिहार के सीएम की कुर्सी पर काबिज हैं। वो कुर्मी जाति से हैं, जिसकी बिहार में आबादी 2.87% है। मतलब कुर्मी की आबादी जुलाहों से भी कम है। लेकिन एक 1995 की कुर्सी चेतना रैली को छोड़ दें तो नीतीश ने कभी भी कुर्मी नेता बनने की कोशिश नहीं की। ऐसा तब था जब उनके प्रतिद्वंदी लालू प्रसाद यादव अपना मुसलमान यादव यानी MY समीकरण बनाकर घूम रहे थे। नीतीश ने इसी ईबीसी पर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने इन जातियों पर अपनी सरकार की योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित की। उन्होंने मुंगेरी लाल से आगे बढ़कर ईबीसी में और जातियों को जोड़ा। इससे इनकी संख्या 94 से बढ़कर 112 हो गई। इस ईबीसी वोट बैंक पर नीतीश कुमार की सहयोगी बीजेपी की भी नजर है। इसलिए उसने 2024 में कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती से ठीक एक दिन पहले उन्हें भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की थी।
कैसे खड़ा किया सियासी आधार। नीतीश कुमार ने बिहार में तमाम छोटी छोटी अति पिछड़ी जातियों को मिलाकर अपना सियासी आधार खड़ा किया है, जिस पर अपनी पकड़ कमजोर नहीं होने देना चाहती। नीतीश ने 2005 से 10 के शासनकाल में 2 नई जातियों वर्गों को बनाया था। इसमें एक था महादलित और दूसरा था अति पिछड़ा। इस अति पिछड़े वर्ग को ही जेडीयू अपना मुख्य वोट बैंक बनाने में सफल रही। बिहार की जातीय जनगणना से भी साफ पता चलता है कि अति पिछड़ी जातियां कितनी अहम हैं। इसलिए जेडीयू के महासचिव मनीष वर्मा इन दिनों अति पिछड़े वर्ग को यह बताने में जुटे हैं कि आरजेडी कैसे अति पिछड़े वर्ग के विरोधी और जेडीयू उनकी हितैषी है। मुस्लिम वोट बैंक पर भी नीतीश का खास फोकस। नीतीश कुमार बिहार मुस्लिम वोट बैंक पर खास फोकस करने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जेडीयू अति पिछड़े वर्ग को जोड़े रखने की बात कर रही है। इस तरह जेडीयू ने 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले अपनी सोशल इंजीनियरिंग को मजबूत करने की रणनीति को अमली जामा पहनाने का काम शुरू कर दिया है। जेडीयू की कोशिश दोबारा से बिहार में बड़े भाई बनने की है, क्योंकि 2020 चुनाव में वो तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। इसलिए जेडीयू ने अपनी एक्सरसाइज विधानसभा चुनाव से पहले ही शुरू कर दी, यानी 2024 से ही इसकी शुरुआत कर दी गई थी। अब 2025 में बिहार का चुनाव होना है। मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी की स्ट्रेटजी। बिहार में 17% मुस्लिम मतदाता है, जो करीब 50 विधानसभा सीटों पर सियासी खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। सीमांचल इलाके की सीटों पर 40 से 55% के बीच मुस्लिम मतदाता है। नीतीश कुमार के सत्ता में आने के बाद मुस्लिमों का एक तबका जेडीयू के साथ भी जुड़ा रहा। 2015 में जब नीतीश ने लालू के साथ हाथ मिला लिया, तब तो मुसलमानों ने उनकी पार्टी को भरपूर समर्थन दिया, लेकिन 2017 में बीजेपी से दोबारा हाथ मिलाने के बाद से मुस्लिमों ने जेडीयू से दूरी बना ली। 2020 के चुनाव में मुसलमानों ने तो उनकी पार्टी को वोट नहीं दिया, जिसके चलते जेडीयू 43 सीटों पर ही सिमट गई थी। बीजेपी के साथ मुस्लिमों के लिए काम। जेडीयू की कोशिश मुस्लिम वोट बैंक को साथ लाना है, जिसके लिए ही उन्होंने अपनी नेताओं से कहा है कि आप लोग मुस्लिमों के बीच जाइए, बताइए कि हमने क्या क्या काम किया है, हम सब लोगों को लेकर चलते हैं। नीतीश ने कहा कि हमने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ओबीसी, अति पिछड़ा और दलित, महादलित सबके लिए काम किया है। इस तरह नीतीश कुमार ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि बीजेपी के साथ रहते हुए भी उनकी सरकार मुसलमानों के लिए काम कर रही है। इस तरह मुस्लिम के हक में उठाए गए कामों को अब उनके बीच में लेकर पहुंचा जा रहा है। जेडीयू की बिहार में सोशल इंजीनियरिंग। जेडीयू बिहार की राजनीति में कुर्मी वोटों पर मजबूत पकड़ बनाए रखती है। कोयरी समुदाय को भी जोड़े रखने की स्ट्रेटेजी पर काम कर रही है। साथ ही अब उनकी नजर आरजेडी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी की है। इसके अलावा अति पिछड़ा वर्ग की राजनीति में भागीदारी को लेकर जेडीयू उन्हें अपने साथ बनाए रखने की रणनीति पर काम कर रही है, जिसके लिए आरजेडी को डर भी दिखा रही है। इसके अलावा सवर्णों में भूमिहारों का विश्वास भी बनाए रखने की स्ट्रेटेजी है। इसलिए जेडीयू की बैठक में भूमिहारों पर अशोक चौधरी की टिप्पणी करने का मुद्दा भी उठा था। जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव ने कहा था कि पार्टी के भीतर 1-2 लोग जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, भूमिहारों के लिए बयान देते हैं। इसका सख्त विरोध मैं पहले भी करता था और आज भी कर रहा हूं। भूमिहार हमेशा से एनडीए के साथ रहे हैं, जब जब नीतीश कुमार की सरकार बनी है, और भूमिहार दमखम के साथ उनके साथ खड़े रहेंगे। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि बिहार विधानसभा चुनाव भले ही साल के अंत में हो, लेकिन पहले से ही सियासी बिसात बिछने लगी है। पहले ही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार की यात्रा के तहत 4 जिलों का दौरा कर चुके हैं। तो प्रशांत किशोर ने भी अपनी जन स्वराज पार्टी का ऐलान करने के बाद यात्रा की शुरुआत अब दोबारा से कर दी है। ऐसे में नीतीश कुमार ने भी मिशन 2025 के खास प्लान को बनाया है, जिसके तहत बीजेपी के साथ गठबंधन में रहते हुए अपने सियासी आधार को जोड़े रखने के साथ साथ आरजेडी के वोट बैंक में सेंधमारी की जा सके, जिससे आरजेडी का खेल बिगड़ सकता है, क्योंकि नीतीश राजनीति में खिलाड़ी माने जाते हैं और वो कब खेला कर जाएं उसे सियासी पंडित बखूबी जानते हैं। फिलहाल आपको खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।